दोस्तों, अगर आपको पता चले कि दुनिया कुछ ही देर में खत्म होने वाली है और उसका अंत बहुत ही नजदीक आ चुका है, लेकिन आपको मौका मिले कि आप दो लोगों को बचा सकते हैं, तो ऐसे में आप किसे बचाएंगे? अपने माता पिता या फिर भाई बहन या फिर बीवी बच्चे? तो कुछ ऐसा ही होता है इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम मिलिट्री बेस को देखते हैं, जहां पर लेफ्टिनेंट सेलिक अर्थ के सैटेलाइट का इंस्पेक्शन कर रही होती है। तभी वे देखती है कि बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल वेव पृथ्वी की ओर लगातार बढ़ रही है। इस बारे में जल्दी से अपने हेड को बताती है, लेकिन ये देखने के बाद भी उसकी हेड कहती है कि तुम अगले 24 घंटे तक इस पे ध्यान नहीं दोगी। जो सुनकर सेलिक तो पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि ये वेव बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक होती है और अगर ये पृथ्वी से टकराती है तो पृथ्वी को काफी नुकसान होगा। इसके बाद हम अरमान नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि सबमरीन इंजीनियर होता है। एक दिन अरमान की एक्स गर्लफ्रेंड विक्टोरिया उससे मिलने के लिए आती है, जो कि खुद भी मरीन बायोलॉजिस्ट होती है और वो कुछ ही समय बाद अपने नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाली है, जिसमें वे समुद्र के द्वारा समुद्र के नीचे एयरबेस में जाने वाली थी। और इसके लिए उसने कुल 5 लोगों की टीम बनाई थी और तो और हमें स्पॉन्सर करने वाला बंदा भी काफी अमीर है। अब विक्टोरिया सीधे मुद्दे पे आती है और वो अरमान से कहती है कि मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए एज अ लीडर चूज करना चाहती हूँ। जो सुनकर अरमान तो पहले मना करता है और पूछता है कि हमें स्पॉन्सर कौन कर रहा है। तो विक्टोरिया से बताती है कि स्पॉन्सर करने वाले तुम्हारे ही फादर हैं। जो सुनकर अरमान तो सीधे ही भड़क जाता है, क्योंकि उसके फादर अमीर तो होते हैं लेकिन अच्छे इंसान नहीं। लेकिन समुद्र से जुड़े होने की वजह से वो मना नहीं कर पाता और उसे कहीं ना कहीं विक्टोरिया का आइडिया भी अच्छा लगता है, इसीलिए वह मान जाता है। जिसके बाद अरमान अगले दिन विक्टोरिया के घर जाता है, जहाँ पर वह विक्टोरिया के फियांसे फ्रीडी को देखता है। दरअसल फ्रीडी भी इनकी टीम का हिस्सा होता है और वो इन्हें शिप में रहकर टेक्निकल सपोर्ट देने वाला था। अब कुछ समय के बाद ये लोग प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर इनकी टीम पूरी तरह से कंप्लीट हो गई होती है और ये लोग कुछ ही देर में सफर के लिए निकलने वाले थे, जहाँ फ्रीडी और शिप का कैप्टन शिप को लेकर समुद्र के एयरबेस में चले जाते हैं। जिसके बाद विक्टोरिया सबमरीन के थ्रू अंदर जाने वाली थी, लेकिन तभी उसे शिप का कैप्टन कहता है ईस्ट एशिया में कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिससे वहाँ के लोग काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और ये प्रभाव सूरज की किरणों की वजह से हुआ है। लेकिन ये सुनकर विक्टोरिया कहती है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती है, तो हमें इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ सबमरीन के थ्रू अंदर चली जाती है और समुद्र के अंदर जाने के बाद वहाँ रिसर्च करना स्टार्ट करती है और देखते ही देखते इन्हें 12 घंटे से ऊपर बीत जाता है। अब अरमान रिसर्च कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि समुद्र कितना साफ है और उसे सामने की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन समुद्र की इस गहराई तक सूरज की रोशनी आना नामुमकिन है और उसके हिसाब से यहाँ पे रोशनी नहीं होनी थी, बल्कि ये हिस्सा तो पूरी तरह से डार्क होना था। अब ये सब देखने का अरमान को थोड़ा गड़बड़ लगता है और वो लोग ऊपर जाने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद ये लोग कुछ ही देर में समुद्र के सरफेस तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग शिप से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस शिप से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। इसलिए ये लोग सबमरीन को शिप के पास ही लेके चले जाते हैं। जिसके बाद अरमान और विक्टोरिया शिप में जाने का डिसाइड करते हैं और जब ये लोग शिप के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, बल्कि वो शिप तो पूरी तरह से खाली होती है और इनका दोस्त फ्रीडी भी गायब होता है। लेकिन जब ये लोग शिप के कंट्रोल रूम में जाते हैं तो इन्हें वहाँ फ्रीडी का एक वीडियो मिलता है, जिसमें वह एक्सप्लेन कर रहा होता है कि पिछले 12 घंटों में यहाँ पे क्या हुआ। और वह कहता है कि सूरज की रोशनी अचानक से पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से फैलने लगी और उसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि उसकी चपेट में आने वाले लोग बुरी तरह से मारे गए और ये सब कुछ एशिया महाद्वीप से स्टार्ट हुआ और इन सब में वो लोग बच गए हैं, जो कि किसी बंकर या फिर अंडरग्राउंड टनल में छुपे हुए हैं। अब वो आगे इन्हें ये भी बताता है कि हम लोग पासी के आइलैंड पे जा रहे हैं, जहाँ पे ढेर सारे बंकर है, वहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं आती और वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ है। और वो इन लोगों को भी कहता है कि तुम लोग भी मिशन खत्म करने के बाद वहाँ पे आ जाना। अब ये लोग बिना किसी देरी के जल्दी से सबमरीन के अंदर वापिस जाते हैं और दुनिया में इस समय क्या क्या चल रहा है ये सब अपने दोस्तों को समझाते हैं और फिर ये लोग उसी आइलैंड के लिए निकल जाते हैं, जहाँ कुछ घंटों के सफर के बाद ये लोग वहाँ पहुँचने वाले होते हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और बड़ा सबमरीन होता है, जिसमें से ढेर सारे मिलिट्री वाले निकलते हैं, जिनसे अरमान जाके बात करता है। दरअसल इस आइलैंड पे ढेर सारे लोग बसे हुए थे और ये देखने में बिल्कुल शहर की तरह लग रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता, जो देखकर इन्हें लगता है कि शायद लोग यहाँ पे बड़े बड़े बंकर में छुपे होंगे। यहाँ पर सोल्जर की बहुत ही बड़ी टीम होती है और ये लोग छोटी छोटी टीम बना के लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब ये लोग जैसे जैसे उस शहर के अंदर जा रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में कई सारी डेड बॉडीज मिलना स्टार्ट हो जाती है, जिनमें से कई लोग तो बुरी तरह से जल चुके होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी का सभी ऑर्गन जल चुका होता है। ये देख के विक्टोरिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे तो अब यही लग रहा था कि शायद फ्रीडी मर चुका। लेकिन तभी मिलिट्री वालों को एक लॉकर मिलता है, जिसमें कि एक आदमी छुपा होता है और ये सब इसने सूरज की रोशनी से बचने के लिए किया होता है। लेकिन इतना करने के बाद भी वो उसके प्रभाव से नहीं बच पाया, क्योंकि उसकी हालत अभी भी गंभीर होती है। और ये देख के अरमान उससे पूछता है कि क्या तुम आसपास किसी बंकर को जानते हो, लेकिन वो आदमी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। ये देख के कमांडर उसके दर्द को कम करने के लिए उसे
गोली मार देता है। जिसके बाद कमांडर कहता है कि हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम सब यहाँ से वापस लौट जाएंगे, तो तुम लोगों को वापस जाना चाहिए क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं आएगी। ये सुनकर अरमान और विक्टोरिया समझ जाते हैं कि उनके पास फ्रीडी को ढूंढने का टाइम उतना ही है जितनी देर में मिलिट्री वाले यहाँ से निकल नहीं जाते। इसलिए ये दोनों बिना कोई टाइम गवाए फ्रीडी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक विक्टोरिया को एक जानी पहचानी जगह दिखती है जो कि इसने फ्रीडी के वीडियो के बैकग्राउंड में देखा था। इसलिए वो लोग उस ओर जाने लगते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ भी देखते हैं जहाँ कुछ सोल्जर लालच में आके उसी लॉकर से पैसा चुरा रहे होते हैं और जब ये कमांडर देखता है तो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग बाहर आते हैं वो लोग कैद हो जाते हैं। जिसके बाद उस लॉकर को काफी खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो लॉकर नहीं खुलता क्योंकि वो पिन से बंद होता है। और जब ये सोल्जर्स को पता चल जाता है कि ये नहीं खुलेगा तो इनका साथी इन्हें यहीं छोड़ के यहाँ से भाग जाता है। वहीं कमांडर अपने साथियों को फंसाने के लिए अरमान की टीम को ही जिम्मेदार मानता है। इधर किनारे पे खड़ी हम राना को देखते हैं जो कि इन्हीं 5 का हिस्सा होती है। उसे अभी भी मोबाइल में कुछ नेटवर्क मिल रहा होता है, इसलिए वे दुनिया में अभी क्या चल रहा है वह उस बारे में आर्टिकल में पढ़ने लगती है, जहाँ उस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया जाता है कि सूरज के पोलराइजेशन का डायरेक्शन हर 11 साल में बदलता रहता है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि वो कुछ दिनों में कई बार बदल चुका है, जिसकी वजह से सन की सारी एनर्जी पृथ्वी की ओर लगातार आ रही है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसकी वजह से सभी जीव जंतु मारे जा रहे हैं। इधर अरमान और विक्टोरिया उसी टनल के अंदर पहुंच गए होते हैं जहाँ पर वो बंकर बना होता है, लेकिन वहाँ पर भी इन्हें ढेर सारी लाशें मिलती है जिन्हें देखकर विक्टोरिया पूरी तरह से टेंशन में आ जाती है। और फिर दोस्तों वही होता है जिस बात का डर था, यानी कि इन्हें फ्रीडी मिल जाता है, लेकिन अब वो मर चुका होता है, जिसे देखकर विक्टोरिया फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं पास में ही फ्रीडे का मोबाइल भी पड़ा होता है जिसमें उसने विक्टोरिया के लिए मैसेज छोड़ा होता है कि हम सभी बंकर में बिल्कुल सेफ हैं और तुम यहाँ पे जल्दी से आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो लास्ट में चीखों के साथ खत्म हो जाती है क्योंकि फ्रीडी की वीडियो बनाने के कुछ ही सेकंड बाद वहाँ पर भी सूरज की रोशनी आ गई, जिसके प्रभाव से उसके साथ साथ वहाँ पे उपस्थित लोग मारे गए। अब ये सब जानने के बाद विक्टोरिया तो जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन इनके पास भी टाइम कम होता है क्योंकि सोल्जर कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले थे, इसलिए ये लोग जल्दी से उनकी ओर जाने लगते हैं। इधर सोल्जर्स की फुल तैयारी हो गई होती है और वो लोग यहाँ से बैठ कर निकलने वाले होते हैं, लेकिन वो जैसे ही अरमान और विक्टोरिया को देखते हैं तो वो सबमरीन का गेट बंद कर लेते हैं क्योंकि इन लोगों पे कमांडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसके चीफ के कहने की वजह से उन्हें गेट खोलना पड़ता है और ये सभी लोग सबमरीन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद सभी लोग इन्हें काफी घूर घूर के देख रहे होते हैं, जो देख के ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर केवल चीफ ही इनका सपोर्टर है। अब ये सभी सोल्जर इनके साथ काफी बुरा व्यवहार कर रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों के आने की वजह से यहाँ पे खाने पानी की कमी होगी, इसलिए लोगों को कहा जाता है कि अगर तुम लोग को यहाँ पे रहना है तुम्हें हम सबके रूम साफ करने होंगे। पर इसी दौरान सबमरीन में अलार्म बजने लगता है और तो और वो जोर जोर से हिलने भी लगती है, जो देख के सब काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं क्योंकि किसी को भी सबमरीन को ठीक करना नहीं आता था। ऊपर से उसका इंजीनियर लॉकर में फंसा होता है, लेकिन अरमान इस सबमरीन की प्रॉब्लम को समझता है और वो अपना दिमाग लगा के उसे ठीक भी कर देता है, जो देख के ये चीफ तो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब ये सभी लोग जैसे तैसे करके 2 दिन सर्वाइव कर ही लेते हैं, लेकिन इसी बीच एक अल्टन नाम का सोल्जर होता है जो कि इन्हें गालियां देने लगता है, जिस वजह से इनके बीच हाथापाई भी होने लगती है। लेकिन विक्टोरिया की अच्छा नहीं लगता और वो इस बारे में जाके चीफ को कंप्लेन करती है। सुनकर चीफ उन्हें गारंटी के साथ कहता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा और इधर अल्टन का दिन नहीं माना होता, इसलिए वो एक बार फिर से जाके विक्टोरिया से बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए ओलिविया रोक लेती है जो कि चीफ की बेटी होती है। लेकिन अब अल्टन बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और वो जोर जोर से चिल्ला के सभी सोल्जर्स को लगाने लगता है और चीफ के सामने जाके कहता है कि हमें इन लोगों के साथ नहीं रहना। लेकिन चीफ उसे उल्टा ही डांटता है और कहता है कि ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे और तुम भी इनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे। लेकिन तभी अरमान आके इन सब से खुद ही माफी मांगता है और कहता है कि जिस हिसाब से समय चल रहा है उसके हिसाब से हमारा कभी भी आखिरी समय हो सकता है, तो हमें आपस में ना लड़के बल्कि भाईचारे की तरह रहना चाहिए। अरमान की ये बातें सुनकर कमांडर भी काफी इमोशनल हो जाता है, ये लोग जीवन के ऐसे पड़ाव पे होते हैं कि इन्हें ये तक पता नहीं होता कि कौन बाहर जिंदा और कौन मर गया। इन सब की बातें सुनकर वो सभी लोग इन्हें एक्सेप्ट करते हैं। अब फिलिक्स सबमरीन के अंदर इधर उधर घूम रहा होता है, तभी वो एक सोल्जर को देखता है जिसके हाथ में ग्रेनेड होता है। ये देखकर वो जल्दी से अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें उस सोल्जर के बारे में बताता है, जो सुनकर सभी लोग उसकी ओर जल्दी से भागते हैं। लेकिन जब ये लोग उसके पास पहुंचते हैं तो वो सोल्जर इन्हें देख के हंसने लगता है और कहता है कि जब सब लोग मर रहे हैं तो हम लोग जी के क्या करेंगे। दरअसल दोस्तों इस सोल्जर के घर वाले सूरज के प्रभाव से मारे गए, जिसकी वजह से सोल्जर पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया और पागल हो गया। चीफ उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता, जो देखकर चीफ जल्दी से रूम में जाते हैं और वहाँ का दरवाजा बंद कर लेते हैं और उनके ऐसा करते ही वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है जिसमें वो दोनों तो मारे जाते हैं और बाकी सभी लोग बच गए थे। लेकिन इस धमाके में सबमरीन में बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है, जिसकी वजह से सबमरीन के अंदर पानी भरने लगता है और ये देख के ये सब काफी पैनिक करने लगते हैं और अरमान उस सबमरीन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश करने के बाद वो समझ जाता है कि इसे बाहर से ही ठीक किया जा सकता है। इधर ओलिविया अपने पिता की मौत से काफी सैड होती है, लेकिन वो सबकी हेल्प करके यहाँ सबको बचाना चाहती है, इसलिए वो अरमान के साथ सबमरीन के बाहर चली जाती है, जहाँ जाकर अरमान वेल्डिंग करने लगता है और ओलिविया टॉर्च को दिखा रही होती है। लेकिन तभी अचानक ओलिविया के ऊपर एक मछली हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके पिता का दिया हुआ लॉकेट अचानक नीचे गिर जाता है और वो जब उसे ढूंढने के लिए
लिए जाती है तो वो समुद्र के काफी नीचे चली गई होती है और इसी चक्कर में भटक भी जाती है। इधर अरमान वेल्डिंग कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि ओलिविया उसके पास नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढता हुआ समुद्र के डीप में चला जाता है, जहाँ उसे वो मिल भी जाती है। जिसके बाद दोनों दोबारा सबमरीन के अंदर जाते हैं और बताते हैं कि सबमरीन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। जो सुनकर ये लोग सबमरीन से बाहर पानी निकालने लगते हैं और इस तरह से इन दोनों ग्रुप की आपस में काफी अच्छी बनने लगती है। जिसके बाद इन सबको यहाँ पे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन ये सभी लोग काफी ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि इतने दिन हो गए थे इन लोगों ने बाहर का उजाला नहीं देखा था और ये भी कि ये लोग ऐसे ही कब तक जिंदा रहेंगे। अब ये लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उसी मिलिट्री बेस के में पहुंचते हैं जिसे कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और वहाँ के सभी लोग मारे गए थे, इसलिए सभी की बॉडीज को इकट्ठा करके सबको श्रद्धांजलि दे देते हैं। इधर ओलिविया अपने साथी के साथ खाना ढूंढने के लिए आई होती है, लेकिन खाने के टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि इसमें कोई स्वाद ही नहीं है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सूरज के वातावरण से दूर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सबमरीन के अंदर अरमान और फिलिस को देखते हैं, जहाँ ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। तभी वहाँ पे इन्हें तीसरे के होने का एहसास होता है, जबकि इन्हें ऑर्डर दिए गए थे कि ये दोनों के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। अब ये देख के ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं, जहाँ थोड़ी आगे जाने पर ये लोग उसे पकड़ भी लेते हैं। ये एक सेली नाम की लड़की होती है। अब ये लड़की कौन है ये अगले पार्ट में हम जानेंगे, इसलिए तब तक के लिए बाय बाय।